पृथ्वी की स्थलाकृति का अध्ययन टोपोग्राफी कहलाता है। अपक्षय चट्टानों का टूटना, अपरदन वायु या जल द्वारा चट्टानों का बहना, निक्षेपण गाद सिल्ट का जमा होना। नदी की अवस्था 3 युवा, प्रौढ़, वृद्ध। सर्वाधिक अपक्षय नदियों की सर्वाधिक शक्ति ढाल से मिलता है। छिपरी का यह कटोरीनुमा ऊबड़ खाबड़ होता है। वी आकार की घाटी यह दो पर्वतों के बीच में होती है। जब यह गहरी होती है तो इसे गार्ज कहते हैं। गार्ज गहरा होकर कैनियन आई आकार की घाटी बनाती है। उदाहरण ग्रैंड कैनियन यूएसए, कोलोराडो नदी एस आकार की घाटी यह मैदान में बनते हैं। इसके किनारे पर जमा मिट्टी तटबंध कहलाता है। गोखुर झील जब एस आकार की घाटी सीधा हो जाता है तो उसे गोखुर झील कहते हैं। नदी द्वीप जब नदी द्वीप अपने बीच मार्ग में ही सिल्ट को जमा कर देती है तो नदी द्वीप का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। तटबंध तथा नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होते हैं। वितरिका जब नदी मुहाने पर पहुंचती है तो ढाल कम हो जाता है। इसे नदियाँ कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को वितरिका कहते हैं। डेल्टा यह मुहाने पर जमा गाद द्वारा बनता है। यह सबसे उपजाऊ होती है। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन का डेल्टा है। जब एक और पहाड़ हो तो डेल्टा तथा एस्चुरी दोनों बनते हैं। दोनों ओर नदी के पहाड़ होने पर एस्चुरी बनाते हैं तथा पहाड़ नदी हो तो नदी डेल्टा बनाती है। एस्चुरी ज्वार नद जब नदी के मुहाने पर पर्वत हो तो वह डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। उदाहरण नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। एस्चुरी बनाने में सागर तट बड़ा हो जाता है। गोवा का मार्ग दोबाब बंदरगाह एस्चुरी पर स्थित है। सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी नदी का है। गोदावरी डेल्टा तथा एस्चुरी दोनों बनाती है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी कहते हैं। भारत में एकमात्र सरस्वती नदी है जो भूमिगत है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति चूना पत्थर वाले प्रदेश में होती है जिसे कास्ट प्रदेश कहते हैं। इनमें सर्वाधिक जल सोखने की क्षमता होती है। उदाहरण घोलरंद, युवाला एवं पोल्जे, रोलाइन, पेंटेरा रोसा, आंधी घाटी, स्टेलेमाइट कंदरा। स्टेलेटाइट कंदरा के ऊपर की ओर लटकी स्थलाकृति। इसका निर्माण कम अपर्दन के कारण होता है। स्टेलेमाइट जब अपर्दन अधिक हो तो नीचे की ओर चूना पत्थर का जमाव हो जाता है। स्टेलेटाइट एवं स्टेलेमाइट दोनों जहाँ मिलते हैं उसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। समुद्री जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति समुद्री जल की स्थलाकृति से बनती है। उदाहरण समुद्री गुफा में ठहराव, लेगून झील, दंतुरित तट। लेगून झील को क्याल या पश्चागर झील भी कहते हैं। मरुस्थलीय स्थलाकृति मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थलाकृति पवनों एवं सीमित मात्रा में जल के द्वारा होता है। उदाहरण बरखान, पलेया, छत्रपशिला, डाइकंटर, लोयस का मैदान, वालसन झील। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति यह स्थलाकृति बर्फीले क्षेत्र में देखने को मिलती है। उदाहरण मोरन यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, ड्रमलीन, रिया तट को गहरी खाई, फ्यूर तट समुद्र की खड़ी ढाल को। इसके भूगर्भ विज्ञान इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। यह पृथ्वी के अंदर की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से देती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों बढ़ता है। 32 मीटर की गहराई जाने में 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने दिया। उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। सियाल, सीमा, निपे। सियाल यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसमें सिलिकॉन तथा एल्यूमीनियम की अधिकता है। यह 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गहरा, रासायनिक रूप में यह अम्लीय है। इसी पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। सीमा यह पृथ्वी का मध्य परत है। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता है। रासायनिक रूप से यह क्षारीय है। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग से निकलता है। इसकी गहराई 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर है। नीफ है यह पृथ्वी की आंतरिक परत जो तरल अवस्था में है। इसमें निकल तथा लोहा की अधिकता है। इस परत का घनत्व सबसे अधिक है। स्वेस के अनुसार सियाल का घनत्व 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यू है। सीमा का घनत्व 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यू है। नीफे का घनत्व 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यू है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यू है। स्वेस ने पृथ्वी के घनत्व 5.5 बताया जो कि यह सही है, किंतु इसमें पृथ्वी की विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया। स्वेस की अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने एक नई अवधारणा दिया जिसके तहत पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है।
प्राकृतिक में यह मिली है। महाद्वीप तथा महासागर इसी पर स्थित है। इसकी गहराई 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर है। पृथ्वी के कुल आयतन में यह मात्र 1% है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट अम्लीय है तथा निचली क्रस्ट क्षारीय है। मेंटल, यह पृथ्वी के बीच वाला परत जो अर्धतरल है अर्थात प्लास्टिक के समान है। ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी परत पर निकलता है। इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंग की चाल घट जाती है। इस भाग को पेरोस्फीयर भी कहा जाता है। इसे वाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इसकी परत 900 किलोमीटर तक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा परत है। पृथ्वी के कुल आयतन में इसका 83% योगदान है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल। क्रोड, यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। इसका तापमान सबसे अधिक 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। अतः इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहते हैं। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। इस परत को बेरोस्फीयर भी कहा जाता है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी कोर तथा निचली कोर। असंबद्धता, पृथ्वी के परतों के मध्य पाई जाने वाले ऐसे संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर 2 परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है। ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनोराड असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी मेंटल प्लस निचले मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपेटिव असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी क्रोड निचले क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को लेमन असंबद्धता कहलाता है। क्रस्टल प्लस मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहो असंबद्धता कहलाता है। मेंटल प्लस क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति, प्रारंभ में पृथ्वी धधकता हुआ आग का गोला था। कालांतर में इसमें सिकुड़न उत्पन्न हुआ और इसका बाहरी भाग सिकुड़ गया। कुछ समय पश्चात पृथ्वी के भाग बन गई। बाहरी भाग को पेंथलासा कहा गया तथा आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया। आगे चलकर पेंजिया 2 भागों में बंट गया। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड लारेसिया कहलाया, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जम्मू द्वीप कहलाया। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध के देश अंगारा लैंड के भाग हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश गोंडवाना लैंड के भाग हैं। भारत के उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। अंगारा तथा गोंडवाना लैंड के बीच टेथिस सागर था, जहाँ आज हिमालय पर्वत स्थित है। महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। वेंगनर ने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया। उत्तरी द्वीप के समीप बिखरे हुए द्वीप पेंथलासा का भाग है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, इसे हैरी हेस ने दिया। इसके अनुसार पृथ्वी बहुत बड़े मोटे प्लेट पर टिकी है। इन प्लेटों की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। महासागर के समीप ये प्लेट पतले होते हैं, जबकि महाद्वीप के समीप ये प्लेट मोटे होते हैं। पृथ्वी पर कुल 7 बड़े तथा 20 छोटे प्लेट हैं। 7 बड़े प्लेट उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर। प्लेट के अभिसरण टकराने से भूकंप आते हैं, अर्थात प्लेटों का किनारा भूकंप का कारण बनता है। नवीन पर्वतों के बीच भी भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेटों से सीमा बनाता है, जिसके कारण प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। नेपाल यूरेशिया तथा इंडो ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर है, जिस कारण वहाँ भूकंप आता है। अंटार्कटिका प्लेट किसी भी प्लेट के समीप नहीं है, जिस कारण वहाँ भूकंप नहीं आता है। संरचनात्मक प्लेट, जब 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं, इस प्लेट के किनारे को रचनात्मक किनारा कहते हैं। इन 2 प्लेट को अपसारी प्लेट भी कहते हैं। इन 2 प्लेटों की गति को अपसारी गति भी कहते हैं। विनाशी प्लेट, जब 2 प्लेट आपस में टकराती है, एक दूसरे की दिशा में गतिशील होते हैं, तो प्लेटों के विनाश का कारण बनती है। चूँकि यह प्लेटों का विनाश होता है, इसलिए इसे विनाशात्मक प्लेट या विनाशी प्लेट कहते हैं। रूपांतरित या संरक्षित प्लेट, जब 2 प्लेट एक दूसरे के समांतर गति करता है, जिससे न तो किसी प्रकार की भूपट्टी का निर्माण होता है और न ही भूपट्टी का विनाश होता है, इसे रूपांतरित या संरक्षित प्लेट कहते हैं। भूकंप, भूपट्टी में अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं। फोकस, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसे मूल कहते हैं। अधिकेंद्र, पृथ्वी सतह का वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुँचती है, अधिकेंद्र कहलाता है। सर्वाधिक क्षति अधिकेंद्र पर पहुँचती है। भूकंपीय तरंगें, भूकंप के दौरान 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं, पी, एस तथा एल। पी तरंग, इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है, अतः पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, जिस कारण इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। पी तरंग अनुदैर्ध्य होती है, यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चलती है। यह सबसे कम क्षति पहुंचाती है। सेकेंडरी तरंग, इनकी चाल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यह पी तरंगों के बाद पहुँचती है, अतः इसे द्वितीय तरंग कहते हैं। यह अनुप्रस्थ होती है, जिस कारण द्रव में नहीं चल सकती है। सुनामी के दौरान यह तरंग उत्पन्न हो जाती है, इससे क्षति पी के तुलनात्मक अधिक होती है।
तरंगे, इसकी खोज एच.डी. लव ने किया। इसे धरातलीय तरंग कहते हैं। इसकी चाल 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तीव्र माध्यम में चलती है, अतः इसकी गति सबसे धीमी होती है। इससे क्षति सबसे अधिक होती है। भूकंप को सिस्मोग्राफ पर दर्शाया जाता है। इसे मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर 9 तक अंक बने होते हैं। प्रत्येक संख्या अपनी पहले वाली संख्या से 10 गुनी खतरनाक होती है। 7 तीव्रता से अधिक का भूकंप खतरनाक है। भूकंप मापने के लिए सबसे पहले मार्क के लिए स्केल का प्रयोग पहले किया जाता था, जिसमें 1 से 12 अंक थे। सुनामी, ये जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बहुत ही ऊंची तरंगे। जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो सुनामी कहते हैं। इसका तरंगों का आयाम, ऊंचाई बहुत बढ़ा जाता है। जापान में सर्वाधिक सुनामी आते हैं। 2004 में इंडोनेशिया में आए सुनामी से इंदिरा पॉइंट डूब गया। भारत ने सुनामी चेतावनी प्रणाली हैदराबाद में विकसित किया गया। ज्वालामुखी, पृथ्वी के मेंटल से तरल मैग्मा जिस प्रकार क्रिया से बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसे लावा कहते हैं। जब मैग्मा का जमाव पानी में हो जाता है तो उसे टफ कहते हैं। जब मैग्मा का जमाव चना के समान हो जाता है तो उसे स्कोरिया कहते हैं। मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जब ज्वालामुखी छिद्र बड़ा हो जाता है तो उसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर का आकार बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा में जब विस्फोट रुक जाता है तो उसमें वर्षा का पानी जल भर जाता है और उसे काल्डेरा झील कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं है। यूरोप में मरुस्थल नहीं है। उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। सऊदी अरब में नदी नहीं है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, मृत, सुषुप्त और सक्रिय। मृत ज्वालामुखी, इसे ज्वालामुखी में कोई विस्फोट नहीं होता है। एग्जाम्पल में भारत का नारकोंडा, म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद कोह सुल्तान। सुषुप्त ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता है किंतु कभी भी विस्फोट हो सकता है। इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का सिनेका क्रोकाटोवा। सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें हमेशा विस्फोट होते रहता है। यह सबसे खतरनाक होता है। जैसे भारत का बेरन, इक्वाडोर का कोटोपेक्सी, इटली का स्ट्रम्बोली एटना, यूएसए का अस्पर, रूस का बेंजियामी, इंडोनेशिया का सुमेरु, तंजानिया कलिमंजारो, अंटार्कटिका का इरेबस। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ज्वालामुखी के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प CO2 निकलते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है, जिसे अग्निवलय कहते हैं। सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। अलास्का को ज्वालामुखी के अधिक के कारण हजारों धुआरों का प्रदेश कहते हैं। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी है। सबसे ऊंचा वृत्त ज्वालामुखी अमेरिका के महाद्वीप पर स्थित मोनोलोवा ज्वालामुखी है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का स्ट्रम्बोली है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। चट्टान, पृथ्वी पर पाई जाने वाले कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होता है। आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण लावा से होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान कठोर होते हैं। इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रयोग नहीं पड़ता है। इन पर भौतिक अपक्षय का प्रयोग पड़ता है। भूपटल के निर्माण में इसका योगदान मात्र 95% है। अग्नि चट्टान के 2 भागों में बांटते हैं, बाह्य अग्नि तथा आंतरिक अग्नि। बाह्य अग्नि चट्टान, यह तब बनता है जब लावा भूमि के ऊपर चला आए। इसका रंग काला होता है। इसके घिसावट से काली मिट्टी बनती है, बेसाल्ट। दक्षिण भारत में काली मिट्टी होने के मुख्य कारण बेसाल्ट चट्टान है। आंतरिक अग्नि चट्टान, इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के अंदर रह जाए। यह 2 प्रकार का होता है, पतालिका तथा मध्यवर्ती। पतालिका यह बहुत ही गहराई में होती है, ग्रेनाइट तथा गेवरा। मध्यवर्ती, इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के सतह तक पहुंच जाए। इसे आकार के अनुसार कई भागों में बांटते हैं। लेकोलिथ, यह गुंबज के समान होता है। लेपोलिथ, यह तस्तरी के समान होता है। फेकोलिथ, यह उभर खाबर संरचना में होता है। सील, यह क्षैतिज रूप से लय रहता है। डायक, यह लोहा के समान खड़ा लंबवत रहता है। अपसादी चट्टान, यह अग्नि चट्टान के टूटने से बनता है। यह कई परतों से बनता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। भूपटल के निर्माण में इसका योगदान मात्र 5% है। सभी ईंधन की प्राप्ति अपसादित चट्टान से होती है। अपसादित चट्टान को तलछटी चट्टान भी कहते हैं। अपसादित चट्टान को द्वितीय चट्टान तथा अग्नि चट्टान को प्रथम चट्टान कहते हैं। प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति अपसादित चट्टान के ऊपर से होता है। बालू पत्थर, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर। भौतिक अपक्षय का अभाव अग्नि तथा अपसादित दोनों पर पड़ता है, जबकि रासायनिक अपक्षय की प्रभाव केवल अपसादित चट्टानों पर पड़ता है। रूपांतरित चट्टान, अपसादी और अग्नि चट्टान में ताप एवं दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरित होने से
हो जाने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टान में संगमरमर, क्वार्टरजाइट आदि का मिश्रण होता है। चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन पाया जाता है। प्रमुख रूपांतरित चट्टानें: ग्रेनाइट का रूपांतरित नीस, बेसाल्ट का रूपांतरित एम्फीबोलाइट, गेब्रो के रूपांतरित स्प्रेटाइन, आच्छादित चट्टान के रूपांतरित रूप: चूना पत्थर तथा डोलोमाइट का रूपांतरित संगमरमर, चोक एवं डोलोमाइट का रूपांतरित संगमरमर, सेल का रूपांतरित सलेट, बलुआ पत्थर का रूपांतरित क्वार्टरजाइट, कोयला का रूपांतरित रूप ग्रेफाइट हीरा, कंग्लोमेरेट तथा बड़े कणों वाली अग्नि चट्टान की रूपांतरित रूप नीस। रूपांतरित चट्टानों के पुनर्रूपांतरित पूर्ण: सलेट का फाइलाइट का शिस्ट। वायुमंडल: वायुमंडल उल्कापिंड से हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल का करीब 99% भाग केवल नाइट्रोजन 78.8% एवं ऑक्सीजन 20.95 गैसों से निर्मित है। वायुमंडल में निम्नलिखित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को एरोसोल कहा जाता है। जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल का संपर्क सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों से हो जाता है तो धूम कोहरे का निर्माण होता है। वायुमंडल की 5 परत होती है: क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। क्षोभमंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। समस्त मौसम संबंधित घटनाएं, वाष्पीकरण, संघनन, अवर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, बादल की गरज, आंधी तूफान, तरी झंझावात, चक्रवात इसी मंडल में होती है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। इसमें संवहनी धारा चलती है, अतः इसे संवहनी मंडल कहते हैं। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर जेट स्ट्रीम नाम की हवा चलती है, जिसकी चाल बहुत ही ज़्यादा होती है। क्षोभ मंडल पहुँचते ही 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। क्षोभ सीमा: क्षोभ मंडल के ऊपर 15 किलोमीटर की क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल प्रारंभ हो जाता है। क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग हो जाता है। समताप मंडल: क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहते हैं। इसी में 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों को रोक देता है, जिससे पृथ्वी पर गोरे लोगों को चर्म कैंसर नहीं होता है। समताप मंडल में कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता है और न ही तापमान बदलता है, जिस कारण इसे वायुयान चलाने के लिए अच्छा माना जाता है। हेलीकॉप्टर को क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। ओजोन की मोटाई डॉप्सन में मापते हैं। इसकी मोटाई का कम हो जाना क्षरण कहलाता है। मध्य मंडल ये सबसे ठंडा होता है। आयन मंडल: यह मंडल में रेडियो तरंगें टकराकर वापस चली आती है, अतः संचार के लिए अच्छा होता है। अंतरिक्ष स्टेशन ध्रुवीय उपग्रह यह 640 किलोमीटर के बाद होता है। सबसे गर्म मंडल है। संचार उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। इस मंडल में हीलियम तथा हाइड्रोजन की अधिकता है। वायुमंडलीय दाब: किसी भी क्षेत्र के ऊपर फैली हुई वायु धरातल पर लंबा दबाव डालती है, जिसे वायु दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर के समुद्र तल पर लगाया जाता है। बैरोमीटर में पारा भरा होता है। यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिरे तो चक्रवात, धीरे धीरे गिरने लगे तो वर्षा, यदि पारा ऊपर उठे तो मौसम साफ। वायुमंडलीय दाब 1013.23 मिलीबार होता है, 76 सेंटीमीटर भार के दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब: पृथ्वी पर 7 वायुमंडलीय दाब की पेटी होती है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी: विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 अक्षांशों तक इस पेटी को डोलड्रम भी कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी: इसका विस्तार 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य में पाया जाता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। हवाएं: धरातल पर वायुदाब में क्षेत्रीय विषमताओं के कारण चलती है। हवाएं उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। फेरल का नियम: इसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती है। कोरियोलिस बल: पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले झटके को कोरियोलिस बल कहते हैं। पवन उच्चतम दाब की पेटी से निम्न दाब की पेटी ओर चलती है। कुछ प्रमुख पवनें: व्यापारिक पवन सन्मार्गी: ये दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब 35 से 40 डिग्री की पेटी में विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी ओर चलती है। पछुआ पवन: यह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलकर उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दक्षिण दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब होती है।
दक्षिणी गोलार्ध में भूमि की ओर के कारण पछुआ पवन के मार्ग में कोई अवरुद्ध नहीं आता है। इस कारण यह विकराल रूप ले लेती है। अगर अलग अलग अक्षांश पर मछुआरों इसका अलग अलग नामकरण किया है। 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, 60 डिग्री पर चीखता साठा। ध्रुवीय पूर्वा पवन, ये ध्रुवों से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर पेटी की ओर चलती है। यह व्यापारिक पवनों से समानता रखती है। समीर, मंद गति से चलने वाली हवाओं को समीर कहते हैं। सागरीय समीर, यह दिन के समय समुद्र सागर से स्थल की ओर चलती है। स्थलीय समीर, यह रात के समय स्थल से समुद्र की ओर चलती है। मानसूनी पवनें, इसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र के स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। गर्म स्थानीय पवन, ये अलग अलग देशों के अलग अलग नाम से चलती है। चिनूक, यह रॉकी पर्वत से पूर्वी ढाल पर प्रभावित होती है। हरमनटन, ये गिनी देश में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। इसके आने से ठंडा खत्म हो जाती है, जिसके कारण से डॉक्टर पवन कहते हैं। फाउन, ये स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर चलती है। इसके आने से अंगूर पक जाता है। सिरोका, ये सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर चलती है तथा भूमध्य सागर में नमी अंदरता ग्रहण कर लेती है। नॉर्वेस्टर, यह न्यूजीलैंड में बहती है। विरिकफिल्डर, यह ऑस्ट्रेलिया में प्रांत में बहती है। लू, भारत, उत्तर भारत और पाकिस्तान में। खमसीन, मिस्र। काल वैशाखी, बंगाल। ठंडी स्थानीय पवन, नार्दर्न यूएसए, मिस्ट्रल, स्पेन और फ्रांस। बिलजेट, साइबेरियस, रूस। चक्रवात, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होते हैं, जिस कारण हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है। हवाएं इस उत्क्रम को ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। चक्रवातों का आकार अंडा या बी के समान होती है। टॉर्नेडो, यह अमेरिका में आता है। हरिकेन, कैरेबियन सागर। साइक्लोन, बंगाल की खाड़ी। नीलम, बांग्लादेश। टाइफून, चीन सागर। विली, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर। प्रति चक्रवात, इसके केंद्र में उच्च दाब होता है, जिसके चारों तरफ वृत्ताकार समदाब रेखाएं होती है। केंद्र में उच्च दाब तथा बाहर की तरफ अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब होने के कारण यह हवाएं बाहर की ओर चलती है। यह खतरनाक नहीं होता है। प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है। बादल, बादलों का निर्माण संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। ऊंचाई के आधार पर बादलों के प्रकार। पक्षाप बादल, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। चक्रवात के आगमन के पहले आकाश में पक्षाप मेघ दिखने लगते हैं। उच्च स्तरीय बादल, यह विस्तृत एवं लगातार वर्षा होती है। वर्षा स्तरीय बादल, ये बादल धरातल से अधिक नजदीक पाए जाते हैं। कपासी बादल, इनसे प्राय साफ मौसम का आभास होता है। कपासी वर्षा बादल, इनके साथ वर्षा और अत्यधिक झंझावात की संभावना है। इसी में एक मेरा छोटा सा लिखा हुआ है, वो आप लोग के सामने हम बोल देते हैं। पक्षाभ, पक्षाभ में पंख के जैसा होता है, सबसे ऊंचा होता है, इसमें चक्रवात होता है। दूसरा पक्षाभ स्तरीय, ये दूधिया होता है, प्रभाव मंडल होता है। तीसरा है पक्षाभ कपासीय, समूह में होता है, छाया नहीं होता है, मिरेकल स्काई दिखाई देता है। चौथा नंबर कपास, रुई के जैसा होता है, गोभी के जैसा भी होता है। 5वां नंबर वर्षा स्तरीय, ये भूरा कलर का होता है, इसमें धीमी वर्षा होता है। कपासीय वर्षा, इसमें मूसलाधारा होता है, ओला पत्थर गिरता है, तूफान आता है, झंझावात भी होता है। अब वर्षा, संघनन के फलस्वरूप बादल के जल के रूप में लेना वर्षा कहलाता है। वर्षा के प्रकार तीन प्रकार का होता है। संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, यह विषुवत रेखा के पास होती है, क्योंकि वहाँ गर्मी अधिक पड़ता है और बादल अधिक बनते हैं। चक्रवाती वर्षा, यह समुद्र के किनारे होती है, क्योंकि समुद्र का जल भाप बनकर बादल बना लेता है और अपने समीप वाले स्थान पर बरस जाता है। पर्वतीय वर्षा, यह वर्षा पर्वत से टकराकर होता है। पर्वत दूसरी ओर वर्षा नहीं होता है, जिसे वृष्टि छाया कहते हैं। विश्व के अधिकांश क्षेत्र पर पर्वतीय वर्षा होती है। मानसून, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा मौसमिक शब्द से हुई है। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। भारत एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में 91% वर्षा इसी से होता है। इस केरल राज्य में उत्तरी पूर्व मानसून, लौटते समय मानसून जाड़े के दिन में तमिलनाडु में वर्षा कराती है। अमर वर्षा, कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है। सबसे अधिक वर्षा मानसून और मेघालय में, सबसे कम वर्षा लेह में।
किसी खास जगह जिसके बारे में सारी जानकारी हो उसे जलवायु कहते हैं। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। शीत ऋतु, यह 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होता है। इस समय चलने वाली ठंडी हवा को शीतलहर कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु, यह 15 मार्च से 15 जून तक होता है। इस समय चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर तक होता है। इस समय मानसून का आगमन हो जाता है। भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से जून के पहले सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है और 14 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। सबसे अंत में मानसून पंजाब में पहुंचता है। सर्वाधिक वर्षा मौसम में, सबसे कम वर्षा लद्दाख में। लौटते मानसून में वर्षा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में होते हैं। लौटते मानसून से चक्रवात उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में आते हैं। शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच होता है। इस समय मानसून लौट चुका होता है। मानसून लौटने के कारण आसमान पूरी तरह साफ हो चुका रहता है, जिस कारण झिलमिलाती हुई धूप पड़ती है, जिसे हाथिया कहते हैं। जलमंडल, पृथ्वी पर 71% जल है, किंतु इसका मात्र 2% जल को पीने योग्य है। उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा 61% है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा 81% है। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। समुद्र की गहराई फैथम में मापते हैं। 1 फैथम बराबर 6 फीट। समुद्र में छुपी वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। इसमें प्रसर ध्वनि तरंगे का प्रयोग करते हैं। ज्वार भाटा, समुद्री जल का अपनी सामान्य स्थिति से ऊपर उठ जाना ज्वार कहलाता है। ज्वार के आने से मछलियाँ ऊपर आ जाती है। समुद्री जहाज़ों को बंदरगाह तक लाने में सरलता होती है। समुद्री जल का अपने सामान्य स्थिति से नीचे उतर जाना भाटा कहलाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन गति। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा बहुत आता है, इसे बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। 24 घंटे में 2 बार बृहद ज्वार भाटा आता है। समुद्री जलधारा, प्रवाह, समुद्री जल का धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रवाह कहलाता है। धारा, इसकी गति प्रवाह से तेजी होती है। स्ट्रीम में विशाल धारा, इसकी गति सबसे तेज होती है। यह 2 या अधिक धाराओं को मिलने से बनता है। धाराओं के प्रकार, गर्म जलधारा, ये स्वभाव में गर्म होती है। इनकी उत्पत्ति विषुवत रेखा के समीप होती है। इन्हीं के कारण ध्रुवीय क्षेत्र अधिक ठंडा नहीं हो पाता है। ठंडी जलधारा, ये ध्रुवों से निकलता है। अधिकांश ठंडी महाद्वीप के पश्चिम में पाई जाती है, जो बादल निर्माण नहीं होने देता है। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है, वहाँ प्लेक्टन नामक शैवाल पाया जाता है, जो मछलियों का पसंदीदा आहार है। अतः यह क्षेत्र मछली उत्पादन के लिए होता है। डोंगरबेक, उत्तरी सागर। ग्रांडबेक, उत्तरी अंटार्कटिक। अटलांटिक महासागर की धाराएं, गल्फ स्ट्रीम गर्म, नॉर्वे धारा गर्म, ब्राज़ील धारा गर्म, केनारी धारा ठंडी, लेब्राडोर धारा ठंडी, फॉकलैंड धारा ठंडी। प्रशांत महासागर की धाराएं, क्यूरोसिवा धारा गर्म, सुसीमा धारा गर्म, क्यूराइल धारा ठंडी, कैलिफोर्निया धारा ठंडी, पेरू हम्बोल्ट धारा ठंडी, मोजम्बिक धारा गर्म, अलुआस धारा गर्म, पछुआ पवन ठंडी। सभी महासागर में उत्तरी या दक्षिणी विषुवत रेखीय धर्म गर्म प्रकृति की होती है। श्वेत महासागरों की लवणता 35, महासागरों की औसत लवणता 35 होती है। सबसे कम लवणता श्वेत सागर की वियतनाम की खाड़ी है, इसकी लवणता मात्र 2% है। अधिक लवणता वाले प्रमुख झील एवं सागर, वन झील तुर्की 330% होता है। मृत सागर इजराइल में है, 240 होता है इसका। क्रेल्ट साल्ट लेक USA 220 होता है। अटलांटिक महासागर का 36 होता है। प्रशांत महासागर का 31 होता है। हिंद महासागर का 35 होता है। बंगाल के खाड़ी का 30 होता है। अरब का 36 होता है। भारत का भौतिक विभाजन, भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कहीं पर पहाड़, पठार, नदी, गड्ढा, कहीं पर सपाट मैदान, कहीं पर प्राचीन पठार है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर 10.7 पर पर्वतीय भाग, 18.6 पर पहाड़ियाँ, 27.7 पर पठारी, 43 पर मैदानी भाग। भारत को निम्नलिखित 5 धरातल भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत के विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय द्वीप। हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय 600 मीटर, बृहद या आंतरिक हिमालय 6100 मीटर, लघु या मध्य हिमालय 300 मीटर, शिवालिक हिमालय 1000 से 2500 मीटर। ट्रांस हिमालय क्षेत्र यह यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए तिब्बती हिमालय टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, जास्कर आदि श्रेणियाँ आती है, जिनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। भारत की सबसे ऊंची केटू गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी K4 गेसरबोरुम प्रमुख चोटी है।
काराकोरम श्रेणी के अनेक ग्लेशियर है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर, बियाफो ग्लेशियर 63 किलोमीटर, बाल्टोरो ग्लेशियर 62 किलोमीटर, हिस्पर ग्लेशियर 61 किलोमीटर। काराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाला चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। काराकोरम में दक्षिण लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसके सहायक संयोग नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ट्रांस हिमालय का प्रयोग अपसादी चट्टानों से हुआ है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिज लाइन द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसे महान सर्वोच्च हिमाद्री तथा मुख्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है। सदा छिद्र रहता है। औसत ऊंचाई 6100 मीटर। विस्तार रंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को चोलुलुग्मा तथा सागरमाथा भी कहते हैं। एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में चोमोलुग्मा कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं। कुमायूं हिमनद में मिलाम और गंगोत्री हिमनद और सिक्किम में जेमू हिमनद 20 किलोमीटर। सामान्यतः हिमनद की लंबाई 3 से 5 किलोमीटर होती है। गंगा और यमुना का उद्गम स्थल। पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं। कश्मीर में जोजिला और बुर्जिला बृहद हिमालय की चोटियाँ। नंगा, जो कि पाकिस्तान में है। नंगा, कामेट, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छुयू, एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। कामेट पर्वत से पश्चिम से बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ है। लघु या मध्य हिमालय। औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है तथा चौड़ाई 800 से 100 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। यहाँ पर पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा उपस्थित है। बनिहाल दर्रा से होकर जम्मू कश्मीर जाता है। इसी के पास मैसूरी, नैनीताल, रानीखेत और डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू मनाली पर्यटक स्थल है। ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुगियाल या प्यार कहते हैं। प्रमुख घाटी: कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी। शिवालिक हिमालय, इसे उप हिमालय या बा हिमालय या नवीन हिमालय पदस्थली कहते हैं। पूरब में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर तथा हिमालय और पंजाब में चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक हिमालय अरुणाचल में डापला, अबोर, मिरी, मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसे पश्चिमी से दून, उदाहरण देहरादून, पूरब में द्वार, उदाहरण हरिद्वार कहा जाता है। इस पश्चिम में सुलेमान पर्वत, पूरब से अराकान योमा पर्वत से मिल जाती है। शिवालिक का दक्षिण पूर्वी सुंदरबन अंडमान है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजक: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। सर सिडनी बुराड द्वारा सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया। यह विभाजन घाटियों को आधार मानकर किया गया। पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज। कुमायूं हिमालय, सतलज कालीन, नेपाल, काली तीस्ता, असम, तीस्ता दियांग। हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान विशाल मैदान कहलाता है। विशाल मैदान का विभाजन मुख्य 6 भागों में किया जा सकता है: भाबर, तराई, भंगर, खादर, कछारी, रे, कल्लर, डेल्टा। भाबर प्रदेश या शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में छोटे छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े जलोढ़ का निक्षेप करती है, जिसे भाबर नाम दिया गया। तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहाँ भाबर की लुप्त नदियाँ फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती है, तराई प्रदेश कहलाता है। डेल्टा: गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है, जो भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। सिंधु तंत्र का मैदान: उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज द्वारा निर्मित किए मैदानों का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। दोआब: दो नदियों के बीच का क्षेत्र। सिंधु और झेलम का दोआब, सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब का दोआब, जाज दोआब। चिनाब और रावी का दोआब, रचना दोआब। रावी और ब्यास का दोआब, ऊपरी दोआब, बाहरी दोआब। ब्यास और सतलज का दोआब, विस्तृत दोआब। गंगा का मैदान: यमुना नदी से लेकर पूर्व बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। मैदान को 3 भागों में बांटा गया: ऊपरी गंगा का मैदान, दिल्ली से इलाहाबाद, पश्चिमी यूपी। मध्य गंगा का मैदान, इलाहाबाद से फरक्का, यूपी, बिहार। निम्न गंगा का मैदान, गंगा का डेल्टाई प्रदेश, बिहार, बंगाल। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे असम घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। यह 3 और पर्वतों से तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मिट्टी के
भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। ऐसे ही एक द्वीप असम में मंजली द्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों विखंडित होने वाले वनस्पति और जीवों के सड़ने, गलने तथा जलवायु की क्रिया में निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। इसका निर्माण चट्टानों की गिरावट से होता है, जिसमें अत्यधिक का समय लगता है। मिट्टी के अध्ययन विज्ञान को मृदा विज्ञान जोन कहते हैं। मिट्टी की 5 परत होती है। इन 5 परतों को मिलाने पर मृदा परिच्छेद या समान प्रोफाइल बनता है। हरिजोन इसे ह्यूमस कहते हैं। इस मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ तथा खाद पाए जाते हैं। ये जंगली की मृदा में अधिक होता है। हरिजोन ए, इसे ऊपरी मृदा कहते हैं। छोटे छोटे पौधों का जड़ हरिजोन ए तक हो जाता है, बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें कीड़े मकोड़े और चूहे रहते हैं। हरिजोन बी, बड़े पेड़ पौधे का जड़ हरिजोन बी तक ही जाते हैं। हरिजोन सी, जो खेती के लिए अच्छी नहीं है। हरिजोन आर, यहाँ केवल पत्थर पाए जाते हैं। भूगोल के अनुसार मिट्टी के प्रकार। भूगोल के अनुसार मिट्टी के 2 भागों में बांटते हैं, स्थानबद्ध मिट्टी तथा स्थानांतरित मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर ही रुकी रहती है, उसे स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं, जैसे काली, लाल, लेटेराइट। स्थानांतरित मिट्टी वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान को छोड़कर वायु या जल के द्वारा दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसे स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है। सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में। इस दोमट मिट्टी को कछारी मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में लाकर मैदानी क्षेत्र में बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह 43% क्षेत्र पर पाई जाती है। यह नदी वाले क्षेत्र में देखी जाती है। इसका विस्तार उत्तर भारत में है। जब जलोढ़ में बहुत कम मात्रा में बालू हो तो उसे कॉप कहते हैं। जब जलोढ़ में अधिक मात्रा में बालू मिल जाता है तो उसे दोमट कहते हैं। ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती की जाती है। क्षेत्र भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान। प्रचुरता चूना, पत्थर तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी। काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसे लावा निर्मित मिट्टी कहते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस होता है। ये मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का काला रंग टिटनेफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। यह कपास तथा गन्ना के उत्पादन के लिए अच्छी है। यह 13% क्षेत्र में पाया जाता है। क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, प्रायद्वीप भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र को देखने को मिलता है। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत का कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है। इसमें खनिज अधिक पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है, किंतु यह खेती के लिए अच्छी नहीं है। ये मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भाग में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ये मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जब लाल मिट्टी जल सोख लेता है, यानी कि जलयोजित रूप में होता है, तब पीली दिखाई पड़ती है। ये 18% क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी पड़े। इसमें मखमली मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण निच्छालन द्वारा होती है। इस विधि में तेज वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे छोटे कण भूमि के अंदर घुस जाते हैं, जिसमें यह भूमि ऊपर से पथरीली दिखती है। इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड एवं एल्यूमीनियम की भरपूर मात्रा होती है। लोह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और उड़ीसा, मेघालय, असम की कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह काजू, मसाला, काफ़ी, इलायची तथा भवनों के ईंट बनाने के लिए अच्छी है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल है, जिस कारण इसे मसालों का राज्य कहते हैं। पर्वतीय मिट्टी, इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है, वही इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतों का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। यह अत्यधिक कठोर होता है, जिसके कारण वनस्पति का अभाव होती है। यहाँ जंगली झाड़ियाँ होती है और अल्पाइन वृक्ष पाया जाता है। यह भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। दलदली मृदा, दलदली मृदा का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण होता है।
दलदली मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदली मृदा का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मरुस्थलीय बलुई मिट्टी, इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। इसकी जल सोखने की क्षमता सबसे कम होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, सरसों की खेती की जाती है। इस मिट्टी में खजूर, नागफनी, बबूल तथा कटीली झाड़ियाँ होती है। लवणीय मृदा, जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मृदा कहते हैं। लवणीय मृदा को रे, कल्लर, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ, केरल में देखने को मिला है। मुख्यतः फसलें उगाने के लिए भूमि का पीएच 6 से 7.5 की मध्य होनी चाहिए। अम्लीय मृदा यह खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा यह भी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। भारत और नाइट्रोजनी उर्वरक पर आत्मनिर्भर है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। फास्फेट उर्वरक की प्राप्ति जानवरों की हड्डी से होती है। इसकी पूर्ति के लिए सुपर फास्फेट का छिड़काव किया जाता है। बीज बोते समय फास्फेट की अधिक आवश्यकता होती है। फसल काटते समय नाइट्रोजन 4, फास्फोरस 2, पोटेशियम 1। बीज रोपण के समय नाइट्रोजन 1, पोटेशियम 2, फास्फोरस 1। भारत की सभी मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी। भारत स्मरणीय तत्व, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किसी प्रकार की मिट्टी का विस्तारित पाया जाता है। जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तल्लोछन से। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग 600 मीटर। गंगा के मैदानों को पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। बांगर। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक कहलाती है? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है? कपास। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप में पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। भारत में कौन मृदा समूल्यांतरित होने के कारण अनुवर्ण होता जा रहा है? लेटेराइट। धान की खेती के लिए एक अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? दोमट। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? काली मिट्टी। मखरेला लेटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? नियंत्रण। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हैं? अवनलिका गली में। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के प्रयुक्त बनाया जाता है? अम्लीय। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान। अरावली पर्वत श्रृंखला, यह गुजरात, दिल्ली से गुजरात तक फैला है। विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में एक विशिष्ट पर्वत है। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर माउंट अबू में स्थित है, 1772 मीटर। मालवा का पठार लावा निर्मित पठार है। यह संप्रदाय मैदान के रूप में है। छोटा नागपुर का पठार, यह गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ये 3 पठारों से मिलकर बना है। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार। यह पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से घनी है। पारसनाथ की पहाड़ी इस पठार को सबसे ऊंची चोटी है। शिलांग मेघालय का पठार, यह पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही बाहरी भाग है जो मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। गारो खासी जनजाति मिकी रेगमा पहाड़ी है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनम खासी पहाड़ियों में स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला यह एक ब्लॉक पर्वत है। इसके उत्तर किनारे पर नर्मदा एवं दक्षिणी किनारे पर तापी नदी घाटी है। ये 3 पर्वत श्रेणियों सतपुड़ा, महादेव, मैकाल के समूह है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धुबगढ़ है, मैकाल पहाड़ी। इसकी सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। दक्कन का पठार, इसका निर्माण ज्वालामुखी द्वारा किया गया लावा से हुआ है। कर्नाटक का पठार बाबा बुदन की पहाड़ी इसी पठार का भाग है। आंध्र का पठार, आंध्र के पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार तथा तेलंगाना के पठार को शामिल किया जाता है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ी को आदि कहते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम पर्वत, ये तीनों केरल तमिलनाडु में है। पालनी पर्वत तमिलनाडु, सेब्राई पर्वत तमिलनाडु, जवादी पर्वत तमिलनाडु,
पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश, वेलिकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश, नल्लामलाई पर्वत आंध्र प्रदेश तेलंगाना। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माकुर्ती इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उद्गममंगल या ऊटी नीलगिरी में ये अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुड़ी है 2695 मीटर की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि कार्डमम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। यह केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, सर्वाधिक खनिज धारवाड़ का पठार, पश्चिम एवं पूर्वी घाट पर पर्वत शिखर के पठार कगार का काम करता है। एक पठार का नाम बता रहे हैं, हर एक राज्य में कौन कौन सा पठार है। जवादी तमिलनाडु, सेबराय तमिलनाडु, सिरुमलाई तमिलनाडु, पंचमलाई तमिलनाडु, पालनी तमिलनाडु में है। झारखंड में राजमहल, रामगढ़, ये दोनों झारखंड में है। अब आंध्र प्रदेश में अबीर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अबीर अरुणाचल प्रदेश, डाफला अरुणाचल प्रदेश, मिसमी अरुणाचल प्रदेश, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश। असम में मिकीर, भुवन असम, रेगमा असम, ब्रेल असम। मिजोरम में मिजो लुसाई, ये दोनों मिजोरम में है। म्यांमार में एक है अराकान। गुजरात में गिर गिरनार दोनों है। अरावली राजस्थान में है। विंध्याचल मध्य प्रदेश में है। महादेव मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। मैकाल मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में कोंकण, महाराष्ट्र में सह्याद्री, अजंता महाराष्ट्र में, बालघाट महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में, सतमाला महाराष्ट्र में। अब आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है। वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है। नगरी आंध्र प्रदेश में है। पर्वत पहाड़ियाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, डाफला, मिसमी, पटकाईबूम, नागा, मिजो, लुसाई, गारो खासी, जंतिया, राजमहल, अरावली, गिर, विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, मैकाल, रामगढ़, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। भारत के प्रमुख दर्रे, दो पहाड़ों के बीच चकड़े रास्तों को दर्रा कहते हैं, जहाँ से आवागमन किया जा सकता है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर और गिलगिट मध्य एशिया में है। जोजिला दर्रा श्रीनगर और कारीगिर कश्मीर घाटी में है। काराकोरम भारत और चीन सबसे ऊंचा 5664 मीटर में है। बनियाल जम्मू और पंजाब को जोड़ता है। बड़लाचला लेह और मनाली। शिवकिला शिमला और तिब्बत। रोहतंग शिमला पंजाब। नीति उत्तराखंड तिब्बत। धर्मा उत्तराखंड तिब्बत। लिपुलेख उत्तराखंड तिब्बत प्लस नेपाल। माना कुमायूं और गढ़वाल। नाथुला सिक्किम प्लस तिब्बत। जेलेपला सिक्किम प्लस तिब्बत। बोमडिला तवांग घाटी प्लस तिब्बत। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश प्लस म्यांमार। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश प्लस म्यांमार। तुजू दर्रा मणिपुर प्लस म्यांमार। बुरहानपुर दर्रा भुसावल प्लस नेपानगर। थालगढ़ दर्रा मुंबई प्लस नासिक। भोरघाट दर्रा मुंबई प्लस पुणे न चेन्नई। पालगढ़ दर्रा कोची कोयम्बटूर। सेनकोट तिरुवनंतपुरम। पालगढ़ दर्रा सेनकोट दर्रा ये दोनों दक्षिणी भारत में है। झील वैसा जलीय क्षेत्र जिसके जल के स्रोत पृथ्वी के अंदर से हो, झील कहलाता है। काल्डेरा झील ज्वालामुखी निर्मित झील को काल्डेरा झील कहते हैं। क्रेटर झील उल्कापिंड निर्मित झील को क्रेटर झील कहते हैं। डलदल झील जम्मू कश्मीर श्रीनगर का गहना। भूलर झील जम्मू कश्मीर भारत के सबसे बड़ा मीठा पानी झील। नाग शब्द वाले झील जम्मू कश्मीर। ताल शब्द वाले झील उत्तराखंड। चोलामू झील सिक्किम भारत का सबसे ऊंचा झील है। लोकोटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा। इस झील में केवल लामजाओ नाम पर तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। चिल्का झील उड़ीसा खारे पानी का सबसे बड़ा लेगून झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर लेगून है। ये 84% भाग आंध्र प्रदेश में, 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है। वेम्बनाड झील केरल भारत का सबसे लंबा। सांबा झील राजस्थान सर्वाधिक खड़ा। लोनार झील महाराष्ट्र क्रेटर निर्मित। निजाम सागर झील हैदराबाद। हुसैन सागर झील हैदराबाद। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश लेगून झील। भोजताल झील मध्य प्रदेश। उकाई झील गुजरात। डिंडवाना झील, जयसमंद झील, पिछोला झील, राणा सागर प्रताप झील, जवाहर सागर झील सब राजस्थान में है। रेणुका झील और चंद्रताल झील ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील ये तीनों जम्मू कश्मीर है। भारत के प्रमुख झीलें
जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झीलें हैं एक बार देख लीजिए। अनंतनाग झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, विशनर झील, मानसबल झील, डल झील, बुलर झील। अब उत्तराखंड में नैनीताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नेकुचियाताल झील, खुरपाताल झील, रूपकुंड झील, कंकाल झील। अब हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील, चंद्रताल झील। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील, सिक्किम में चोलामू झील, मणिपुर में लोकोटक झील, राजस्थान में राजसमंद झील, जसमंद झील, फतेह सागर झील, डिंडवाना झील, सांबा झील। सब राजस्थान में है। राजस्थान में लगभग फिर से सुन लीजिए, राजसमंद झील, जसमंद झील, फतेह सागर झील, डिंडवाना झील, सांबा झील। महाराष्ट्र में लोनार झील, केरल में परियार झील, अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील। आंध्र प्रदेश में केलेरू झील, पुलिकट झील, उड़ीसा में चिल्का झील। महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा सुन ले भाई। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी बड़ी झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतरस्थलीय झील सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील। भारत की सबसे बड़ा कृत्रिम झील। जल प्रताप झांसा। जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ नदी का पानी पहाड़ की चट्टानों पर भूमि पर गिरता है। जाग, गोरसप्पा, महात्मा गांधी सब शरावती नदी कर्नाटक में है। गोकक नदी, कावेरी नदी, शिवसमुद्रम, कावेरी नदी, यन्ना, नर्मदा नदी, धुआंधार, नर्मदा नदी, चुलिया, चंबल नदी, मंदसौर में, पुनासा नदी, चंबल नदी, राजस्थान में, हुंडरू नदी, स्वर्णरेखा नदी, झारखंड में, चित्रकूट, इंद्रावती नदी, भारत का नियाग्रा, कपिलधारा, नर्मदा, मध्य प्रदेश में, दूधसागर, मांडवी नदी, गोवा कर्नाटक की सीमा पर है। कुचिकल नदी, वराह नदी सबसे ऊंचा है। काठियावाड़ सौराष्ट्र तट पर, कोंकण सह्याद्री तट महाराष्ट्र से गोवा, किनारी कन्नड़ तट कर्नाटक तट पर, मालाबार तट केरल, कोरोमंडल तट तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश, कावेरी से कृष्णा पर, उत्तरी सरकार का तट आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा, कृष्णा से महानदी, उत्कल तट उड़ीसा प्लस बंगाल, हुगली नदी पर। मुख्य नदी किसी पर्वत ग्लेशियर या झील से निकलती है और ढाल के अनुरूप बहती है और मार्ग में बहुत गहरी होती है। सहायक नदी इस मुख्य नदी के आकार में मिलने वाली छोटी नदियाँ होती है या कम गहरी होती है। नदी तंत्र मुख्य नदी तथा इससे सहायक नदी को मिलाकर नदी तंत्र बनता है। बेसिन द्रोणी ये किसी नदी द्वारा तंत्र जहाँ तक सिंचाई किया जाता है उसे द्रोणीय बेसिन कहते हैं। सिंधु नदी यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत सिंधु जल के 2 नदी झेलम तथा चीनाब का भारत केवल 20% जल का प्रयोग करता है। बंद कर देगा तो पाकिस्तान मर जाएगा। झेलम नदी कश्मीर की शेषनाग झील से निकलती है और भारत पाकिस्तान को सीमा बनाती हुई चीनाब नदी में मिल जाती है। चीनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर कश्मीर होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु को सबसे बड़ी सहायक नदी रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब होते हुए चीनाब नदी में मिल जाता है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर सतलज में मिल जाती है। सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलकर शिवकिला दर्रा आते हुए भारत में प्रवेश करती है और चीनाब में मिल जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना, गंगा मिलने बाद मेघना। दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी इसे खूनी नदी भी कहते हैं। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बराक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी 25 से 25 किलोमीटर है। इसे बैक्टीरिया फेज विषाणु पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणुओं को खा जाता है। उद्गम तथा पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी कहते हैं। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। गंगा के डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा नदी 2 देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। यमुना उत्तर बंदरपुछ हिमालय से निकलती है, सबसे लंबी सहायक नदी है। लूनी अरावली के पूर्वी ढाल से निकलकर चंबल में मिल जाती है। बनासिया अरावली के पूर्वी ढाल से निकलकर चंबल में मिल जाती है। चंबल विंध्याचल के उत्तरी ढाल में निकलकर यमुना में मिल जाता है। सिंध यमुना की सहायक है। बेतवा यमुना की सहायक है। कैन यमुना की सहायक है। सोन अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। रिहंद सोन की सहायक है। दामोदर झारखंड से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। भ्रंश घाटी में बहती है, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। स्वर्ण रेखा ये झारखंड की प्रमुख नदी है जो बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है।
हुगली गंगा की एक शाखा है जो बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। महानंदा सिक्किम से निकलकर गंगा में मिल जाती है। कोसी नेपाल में इसे सप्तकोसी कहते हैं। कटिहार के कुर्सेला में गंगा में मिल जाता है। विश्वासघाती नदी बिहार का शोक गंडक नेपाल से निकलकर सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। घाघरा नेपाल से निकलकर छपरा में गंगा में मिल जाता है। इसे सरयू भी कहते हैं। गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है और गाजीपुर के निकट में मिलती है। रामगंगा कुमायूं हिमालय से निकलकर कन्नौज में गंगा में मिल जाता है। इस तट पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। साबरमती अरावली के दक्षिण भाग से निकलती है, सबसे प्रदूषित नदी है। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलकर पश्चिमी की ओर बरस घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। ताप्ती पश्चिम की ओर बरस घाटी में बहती हुई एस्चुरी बनाती है और अरब सागर में गिर जाती है। महानदी अमरकंटक से निकलकर पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिणी या बूढ़ी गंगा कहते हैं। कृष्णा यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तुंगभद्रा यह कृष्णा की सहायक है। इसके उत्तर में विजयनगर की राजधानी हम्पी है। कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। इसका दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। पेरियार केरल नदी में जो पश्चिम में जाती है। बगोई भारत की सबसे दक्षिणी नदी। भारत की वन सर्वप्रथम वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया। प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रकाशित 2001 में 17वीं रिपोर्ट। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लक्ष्य रखा गया है कि देश के कुल भाग पर 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून है। औसत वन 33%। भारत में 23 से 24% है। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। ये यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। प्रतिशत के अनुसार से सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्की टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। जापान में सबसे ज़्यादा है 66%। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। वर्षा 200 सेंटीमीटर। तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस। पेड़ पतले लंबे विषुवत रेखा। पश्चिमी घाट मेघालय अंडमान निकोबार। रोजवुड आयरनवुड महोगनी से पौधे होते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन। वर्षा 150 सेंटीमीटर। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। लकड़ी मुलायम और मजबूत। आम जामुन शीशम सागवान महुआ। उष्ण कटिबंध शुष्क पर्णपाती वन। वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर। वृक्ष विरल बैल पीपल तेंदू खैर बरगद भोजपत्र सखुआ। कत्था बनाने के लिए लिकेर की लकड़ी तथा बीड़ी बनाने के लिए तेंदुए वृक्ष के पत्ते। पर्वतीय वन हिमालय एवं पर्वतीय महाद्वीप पठारी क्षेत्र पर 2500 से 4000 मीटर ऊंचाई पर आकार कोनधारी या शंकुधारी। मरुस्थलीय वन। वर्षा 50 सेंटीमीटर। राजस्थान पत्ती कांटे का रूप होता है। दलदली वन। लकड़ी कठोर और मजबूत घना नाव बनाने में सुंदरवन डेल्टा। वन्यजीव संरक्षण परियोजना। बाघ परियोजना प्रारंभ 1973 में। नेतृत्व कैलाश श्रृंखला। गिरिसिंह परियोजना प्रारंभ 1972 में। एशियाई शेरों का घर। गिर अभ्यारण्य जूनागढ़ गुजरात। हाथी परियोजना प्रारंभ 1992 झारखंड के सिंह भूम से। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 जम्मू कश्मीर। इसके संरक्षण हेतु WWF द्वारा प्रोजेक्ट एसओएस चलाया जा रहा है। प्रमुख खनिज। तांबा मध्य प्रदेश क्षेत्रीय। हीरा मध्य प्रदेश पन्ना। सोना कोलार कर्नाटक। चांदी जवार में राजस्थान। जिप्सम हनुमानगढ़ राजस्थान। टीन बस्तर छत्तीसगढ़। अबरक नेल्लोर आंध्र प्रदेश। लोह अयस्क कर्नाटक उड़ीसा। कर्नाटक में तुपकेंद्रमुख। छत्तीसगढ़ में बेलाडेला। उड़ीसा में केओंझर। कोयला झरिया धनबाद छत्तीसगढ़। थोरियम केरल। यूरेनियम जादूगोड़ा झारखंड में आंध्र प्रदेश। बॉक्साइट उड़ीसा। मैग्नीज मध्य प्रदेश। फसल उत्पादन में प्रथम चावल पश्चिम बंगाल। गेहूँ उत्तर प्रदेश। दाल राजस्थान। कपास गुजरात। सूर्यमुखी कर्नाटक। चाय असम। कॉफ़ी कर्नाटक। सेब जम्मू कश्मीर। आलू उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्तर प्रदेश। बाजरा राजस्थान। इसमें कुछ छूट गया, हम जो आप लोग को बता दे रहे हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विटामिन बी भी पाया जाता है। गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दाल मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उपज होता है। कपास में सेल्यूलोज होता है।
मक्का में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। मक्का कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उपज होता है। चाय में थीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कॉफीन पाया जाता है। गन्ना में फ्रुक्टोज पाया जाता है। रेशम उत्पादन में कर्नाटक है, जो कि प्रोटीन पाया जाता है रेशम में। कहवा में कैफीन पाया जाता है, वो भी कर्नाटक में है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, वो भी आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उपज होता है। रबड़ में आइसोप्रीन पाया जाता है, वो भी केरल में है। गोल्डन एक ऐसा राइस है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। भारत की विभिन्न जनजातियाँ भारत की 550 जनजाति के 2 भागों में बांटते हैं।